स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एलसी ऑस्किलेशन को हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, देखो जैसे बोर्ड पे देखो, एलसी ऑस्किलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे समझिएगा ठीक तरीके से, है ना। देखो ध्यान से देखो, मान लिया हमने एक कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू, एक कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी से कंप्लीटली चार्ज कर लिया। मान लीजिए कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है, और मान लेते हैं ये स्विच है हमारा की1, और इसके पैरेलल में एक इंडक्टर लगी हुई है, और इंडक्टर वो इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, मान लिया स्विच है और यहां पर है इंडक्टर ऐसे करके। क्लियर है क्या बात, ये इंडक्टर है ऐसे यू लगा हुआ है इंडक्टर, ये स्विच है K2, है ना। तो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे दो स्विच है K1 और K2 और इंडक्टर की इंडक्टेंस है L। तो फर्स्ट K1 is closed for long, बहुत देर के लिए हमने K1 स्विच को ऑन कर दिया। फर्स्ट K1 is closed and K2 is open। क्लियर है क्या बात, K2 is open, ये ओपन है। तो जब ये बहुत देर के लिए K1 स्विच हो जाएगा तो ये तो ओपन ही रहेगा सर्किट में, तो इसे तो आप हटा भी सकते हो। तो इस कैपेसिटर में क्या होगा कि इस कैपेसिटर में ये स्विच तो हो जाएगा क्लोज, और यहां पर जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, when this capacitor is fully चार्ज होगा, है ना। कैपेसिटर की इक्वेशन ध्यान है, QC जो होता था कितना होता था, Q नॉट, Q is equal to Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। तो फुल्ली चार्ज होने के बाद इस पर जो मैक्सिमम चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q नॉट, और Q नॉट की जो वैल्यू होगी, इस पर जो Q नॉट की वैल्यू होगी वो होगी C into V। V is the potential difference between the battery। ये फुल्ली चार्ज हो गया। आई बात समझ में, स्टडी स्टेट भी बोलते हैं इसे, है ना, स्टडी स्टेट भी बोलते हैं और इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। तो एट मैक्सिमम चार्ज आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, this much charge C into V will appear on the capacitor। ये बात समझ में आती है भाई, नहीं क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो ये तो मैं हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है इस बैटरी के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, हम K1 को तो ऑफ कर देते हैं और इसे तो ओपन कर देते हैं और इसे कर देते हैं क्लोज्ड, है ना। Now at t is equal to 0, switch K1 is open and switch K2 is closed। K2 is closed। K2 को क्या करना है, अपने को क्लोज कर देना है। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो इस तरीके का इसका डायग्राम बन जाएगा, है ना। और ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है यूं, और ये इंडक्टर ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो ये बैटरी तो क्या हो जाएगी, फर्जी हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट है। इसमें से भी कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, इसमें भी कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। जब आपने K2 को K1 को ओपन कर दिया, है ना, और K2 को क्या कर दोगे आप, क्लोज कर दोगे ऐसे करके। तो ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस इसमें किसी काम के नहीं है, केवल और केवल काम का क्या बचेगा, काम का बचेगा C और ये इंडक्टर। क्लियर है क्या बात, यहां तक कॉपी करो तेजी से, फिर मैं आपको समझाता हूं। कॉपी करो बेटा फास्ट।
कर लो बेटा कॉपी फास्ट। पहले कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के अक्रॉस जोड़ देते हैं, है ना। ये सी है, ये एल। ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा। अब यदि आप इस कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दोगे तो t बराबर 0 पर, है ना, मतलब कि हमारा टाइम कब शुरू होता है, हमारा पहले तो फुल्ली चार्ज हो गया, तो इसमें कैपेसिटर पे चार्ज था Q0, तो t बराबर 0 से हमारा टाइम स्टार्ट होता है और t बराबर 0 पर, हाँ भाई, इस पे चार्ज कितना था t बराबर 0 पर, Q0 था। तो ये तो पॉजिटिव प्लेट होगी, है ना, और ये नेगेटिव प्लेट होगी, तो यहां पर पोटेंशियल हाई होगा। तो यहां से जो चार्ज है इसके अक्रॉस जोड़ने से पहले करंट कितनी थी इंडक्टर में, कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये तो क्या था, ओपन था ना, तो नो करंट वाज देयर। बट इफ कैपेसिटर connected across this inductor, a potential difference is applied between this inductor, therefore current start flowing in it. Are you getting? तो जब यहां से करंट स्टार्ट होगी फ्लो करनी, तो इसमें से चार्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसे प्लस मान लेते हैं, इसे माइनस मान लेते हैं। लेट आफ्टर टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर इज q, इस पे चार्ज कितना रहेगा q, है ना, इधर तो माइनस q आ जाएगा, जैसे q0 इधर था, इधर माइनस q0 था, तो इधर q माइनस q, एंड करंट इन द इंडक्टर इज I। करंट कितनी हो गई भाई इसमें, I। तो ध्यान से देखो, इस कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज था Q0 की वैल्यू थी, ध्यान रखना, C into V, ये रहा। तो ये चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जब चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसे इसमें से चार्ज निकल के करंट की फॉर्म में जा रहा है, तो करंट को लिखेंगे हम I = -dq/dt। बात समझ में आई? दूसरी बात, यहां से जो करंट है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा VL, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो मैं इसे हटा देता हूं अभी यहां से, है ना। तो VL एंड VC आर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इन पैरेलल, देयरफॉर VL एंड VC विल इक्वल। तो VL जो होगा वो क्या होगा, L di/dt, और VC कितना होगा भाई, Q। अगर जो इस पे चार्ज Q है तो VC, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C, तो Q = C × VC। क्लियर है क्या बात? तो VC कितना हो जाएगा, VC हो जाएगा Q/C। VC कितना हो जाएगा भाई, Q/C, क्या हो जाएगा VC। तो I की वैल्यू कितनी है ना, इसे मैं I को क्या लिख लूं, देखो di/dt, और ये हो जाएगा I,
और I की वैल्यू है माइनस dq अपॉन dt। क्लियर है क्या बात? दिस इज इक्वल टू q अपॉन c। इसका करंट का डबल दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे ना di अपॉन dt, तो कितना आएगा ये d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, है ना? तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस l d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन c। ये इधर ले जाएंगे, l से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा करेंगे d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन lc। ये इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर q अपॉन रूट lc इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? सिमिलरली टू dx अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x। ध्यान आ रहा है भाई ये क्या था? ये कहीं पढ़ा था हमने 11th में। कॉपी कर लो फटाफट। कोई बता सकता है इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? नहीं पता, अपन ने तो पढ़ाया था 11th में। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद आ रहा होगा, अब तो याद आ गया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कॉपी करो तेजी से और बोल देना डन सर। क्या हो गया? बेटा कॉपी कर लेना, तो जल्दी जल्दी कॉपी कर लिया करो। बोल दो डन सर। ठीक है बेटा, समझ में आएगा। अब मैं आपको 11th की याद दिला देता हूं थोड़ा सा, जिससे कि सिंपल रफ में लिख लेना चाहे आप। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहा था कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसे हम लिखते थे dv अपॉन dt माइनस ओमेगा स्क्वायर, और dv अपॉन dt को t स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x लिख लेते थे। आ रही बात समझ में? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की, है ना? तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता था x नॉट, मतलब x इज इक्वल टू a sin
ओमेगा टी प्लस 5। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो चार्ज है, इस पर चार्ज जो चार्ज है, चार्ज में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो हम क्या करेंगे इससे, दिस इज द सिंपल, इसे तो लिख लेंगे हम, अरे ये क्या लिख लिया मैंने, ये तो ऐसे ही रहेगा अभी, अपन अपॉन एलसी, इसे लिख लेंगे हम लाइक दिस। तो ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एलसी। तो ओमेगा हो जाएगी जो फ्रीक्वेंसी होगी एसएचएम की, वो होगी 1 अपॉन रूट एलसी। क्लियर है के बाद? सो दिस इज ए, लिख लेंगे दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड ऐसे लिखेंगे, एंड इट्स सॉल्यूशन इज, इट्स जनरल सॉल्यूशन इज Q is equal to Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। बात समझ में आ रही है नहीं? इसका जनरल सॉल्यूशन होता है Q is equal to Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है क्या बात? तो 5 की वैल्यू निकालनी है, देखो हमें Q नॉट तो होगा मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। क्लियर है क्या? और ओमेगा क्या है? ओमेगा है 1 अपॉन रूट एल सी। व्हाट इज 5? 5 इज द इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, कि t इज इक्वल टू 0 पर, एट t इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज है वो कितना है? Q नॉट है। चार्ज कितना है भाई? Q नॉट। लिखो मत, देख लो, 5 की वैल्यू निकालेंगे हम, यानी कि t इज इक्वल टू 0 रखेंगे और चार्ज कितना है भाई? Q बराबर Q नॉट साइन 0 प्लस 5। इसका मतलब साइन 5 कितना हो गया? 1, यानी कि साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन पाई। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? इनिशियल फेज हो गई पाई बाई 2। थोड़ा तेजी से कॉपी कर लो बेटा यहां तक। हाँ बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, इस पर जो चार्ज आएगा, मैं इसे यहां से साफ करूंगा, है ना, क्योंकि इसमें एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सारा बोर्ड में लिखा होना चाहिए, तभी आपको कुछ पढ़ने पड़ेगा। तो जब फाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यानी कि Q तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है, ये हो जाएगा Q नॉट साइन 5 की जगह क्या रख दिया मैंने? पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है भाई? कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, यानी कि QT जो है कॉस ओमेगा टी है। यानी कि इस कैपेसिटर पर चार्ज साइनोसोडली चेंज हो रहा होगा। कैसे चेंज हो रहा होगा? अच्छा सा ग्राफ बनाना है अपने को, ऐसे करके बड़ा सा, कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर पर चार्ज है भैया, कैपेसिटर पर चार्ज जो है ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। कैसे? कि t बराबर 0 पर कैसा ग्राफ आ रहा है भाई? इस t बराबर 0 पर तो मैक्सिमम होगा,
और ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा। बात समझ में आई नहीं? यानी t बराबर 0 पर चार्ज क्या है? मैक्सिमम। फिर क्या होगा? t/4 पर 0, फिर t/2 पर -q हो जाएगा, यानी कि यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा? -q0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर t बराबर 3t/4 पर 0 होगा और फिर आफ्टर 1 टाइम पीरियड फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? पहले से ग्राफ को बना लो, फिर मैं समझाऊंगा। ओके, क्लियर है क्या बात? अच्छा, तो इस पे जो चार्ज है वो वेरी कर रहा है इस तरीके से। मतलब कि आपको मैं बता दूं कि ध्यान से देखो, यहां से लिखना चालू करना। मतलब t बराबर 0 पर कैपेसिटर पर, हाँ भाई एक काम करते हैं, मैं इसमें आपको एक ग्राफ और हाथों हाथ बनवा देता हूं। रुको, अच्छा एनर्जी का ग्राफ है, करंट का। अच्छा देखो एक मिनट सुनो, चलो इधर छोड़ो, अभी मैं बाद में ही बनवाऊंगा। यहाँ पे देखो, ये तो वेरिएशन ऑफ चार्ज हो गया ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर जो मैं यहाँ करंट की बात करूं तो करंट कितनी आएगी भाई? करंट के लिए मैंने लिखा था -dq/dt लिखा था। बात समझ में आ रही है ना? I is equal to -dq/dt। What is the current? Current in the inductor. तो current in the inductor is differentiation of charge with respect to time t। तो q0 तो बाहर आ जाएगा भाई। अब cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन तो सारी पब्लिक जानती है क्या? cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई? cos का माइनस साइन ओमेगा t, और t के गुणा में क्या है? ओमेगा, तो यहां भी आ जाएगा गुणा। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा q0 ओमेगा साइन ओमेगा t। बात समझ में आ रही है अभी? ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना? तो q0, ध्यान से देखो एक बार, ये आ जाएगा i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, लेकिन इसे हम थोड़ा सुंदर करके लिखेंगे। कैसे? ये जो it है इसे हम लिख लेंगे i0 sin ओमेगा t करके, और जो i0 की वैल्यू है वो है q0 into ओमेगा। क्लियर है बात? ध्यान से देखो भाई, q0 क्या था? जो मैक्सिमम चार्ज था q0 वो था c into v, जो कि सबसे पहले इस कैपेसिटर को v वोल्ट की बैटरी से चार्ज करने पर आया था। तो q0 की वैल्यू होगी c into v। क्लियर है बात? दूसरी बात, ओमेगा क्या है? ओमेगा तो होता है 1/√LC, है ना? 1/√LC, तो इसे लिख देंगे √LC। तो ये हो जाएगा v √C/L, है ना? तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम करंट। एक तो ये फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम करंट का, और ये फॉर्मूला हो गया। तो ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट? दिस इज द करंट, दिस इज करंट इन द इंडक्टर। तो यदि आप एक कैपेसिटर को बैटरी से फुल्ली चार्ज करके एक इंडक्टर के अक्रॉस जोड़ते हो इस तरीके से,
तो इंडक्टर में जो करंट होगी वो साइनसोइडली वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी मैं आपको दिखा देता हूं। करंट जो होगी इंडक्टर में, है ना, वो साइनसोइडली वेरी करेगी ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? 0t 0t/2 एंड t 8t/4 3t/4। कहने का मतलब ये है कि t बराबर 0 पर जब आपने इसे t बराबर 0 पर कनेक्ट किया, ये वाला स्विच ऐसे करके कनेक्ट किया था ना, तो करंट इंडक्टर में कितनी थी? 0। तो धीरे धीरे करंट बढ़ेगी, धीरे धीरे करंट बढ़ेगी। आगे बात समझ में? लिखो मत अभी, देखो जैसे आपने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करके इस इंडक्टर के अक्रॉस जोड़ दिया, तो कैपेसिटर में चार्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? और जैसे चार्ज कम होगा तो यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा? 0। और इंडक्टर में धीरे धीरे करंट बढ़ेगी और मैक्सिमम करंट हो जाएगी। और मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी थी भाई? मैक्सिमम करंट की वैल्यू थी Q नॉट I नॉट। और I नॉट की वैल्यू ये याद रखना भाई, Q नॉट इंटू ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन ये ज्यादा ध्यान रखोगे। क्लियर है क्या बात? उसके बाद देखो, फिर जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, यानी कैपेसिटर पर चार्ज कितना आ गया? 0। तो कैपेसिटर तो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। आगे बात समझ में? और हम यदि इंडक्टर को देखें तो इंडक्टर की करंट धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इंडक्टर में करंट धीरे धीरे बढ़ रही है, तो T/4 पर इंडक्टर में करंट मैक्सिमम हो जाती है। तो जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो इंडक्टर में एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी थी वो T/4 टाइम में 0 हो गई और वो एनर्जी कहां पे चली गई? इंडक्टर में चली गई। आ रही है बात समझ में? फिर क्या होगा कि कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर उल्टी, करंट तो ऐसे बहती रहेगी, तो कैपेसिटर उल्टी तरफ से इस साइड से चार्ज होने लगेगा। क्लियर है बात? यहाँ पे चार्ज होगा और मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे फिर -Q नॉट हो जाएगा और फिर करंट धीरे धीरे 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें करंट 0 हो जाएगी तो इंडक्टर की एनर्जी भी 0 हो जाएगी। बाकी ये इसकी पोलैरिटी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी, पोलैरिटी बदल जाएगी, चार्ज बदल जाएगा, लेकिन चार्ज उतना ही रहेगा Q नॉट। तो सारी की सारी एनर्जी फिर से कैपेसिटर के अंदर आ जाएगी, है ना। फिर यही चक्कर यही होता रहता है। फिर कैपेसिटर से इंडक्टर में जाएगी, इंडक्टर से कैपेसिटर में आएगी, कैपेसिटर से इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होता रहता है और मैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता रहता है, और वो कन्वर्जन साइनसोइडली होता रहता है ना। तो इसका मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्किलेशन बोलते हैं, एससी ऑस्किलेशन। कॉपी करूं मैं अभी और ढंग से आपको समझाता हूं। आराम से कॉपी करो, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूं।
हाँ भाई, समझ में आ रही है बात नहीं? भैया कॉपी कर लेना तो बोल देना आंसर। हाँ भाई, कर लिया बेटा कॉपी? हेलो सर। नमस्ते बेटा। अच्छा ठीक है, करता हूँ मुझे ना थोड़ी देर। ठीक है ठीक। हाँ बेटा सही है। तो देखो अब इसमें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना? क्लियर है क्या बात? ये है मतलब कहने का ये है, ध्यान से देखो। यदि आप एक कैपेसिटर को, देखो ये तो एक वैसी मैंने आपको बता दिया था कि पहले कैपेसिटर को करोगे चार्ज। कैपेसिटर को क्या करोगे? चार्ज। भाई बिना चार्ज के बैटरी से जोड़ के ही करोगे तो मैक्सिमम चार्ज जो होगा वो Q नॉट इंटू सी इंटू बी होगा। उसके बाद क्या करना है, आप इस कैपेसिटर को यहां से हटाना है। हटाना कैसे है? अरे जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है ना कैपेसिटर डीसी सर्किट में, तो ये कैसा काम करता है? ओपन सर्किट की तरह इनफाइनाइट टाइम के बाद। ये तो पता होगी आपको, इनफाइनाइट टाइम पर ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है ये। साथ में अब आप इस कैपेसिटर को यहां से हटा दो। लो हटा दिया मैंने, ये Q नॉट आ गया, माइनस Q नॉट था। क्लियर है बात? अब आप इसे एक अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर से कनेक्ट कर दो, ऐसे करके, यूं करके। तो क्या होगा फिर? तो इसमें जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, तो वो चार्ज की फॉर्म में धीरे धीरे जाएगा और वो एनर्जी कहां चली जाएगी? इंडक्टर में चली जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? जीरो। करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। यहां पे एनर्जी जीरो और करंट हो जाएगी मैक्सिमम। फिर करंट ऐसे फ्लो होगी तो चार्ज यहां से Q नॉट था तो थोड़े समय के बाद तो जीरो हो जाएगा। कितने समय के बाद? T/4 के बाद। तो फिर एनर्जी यहां पे चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद, है ना, थोड़ी देर के बाद चार्ज यहां पे इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी और करंट कितनी हो जाएगी? फिर जीरो। तो चार्ज कितना हो जाएगा T/2 के बाद? माइनस Q नॉट इधर की तरफ। और करंट कितनी हो जाएगी? T नॉट, जीरो। सही है। अब क्या होगा? अब इसमें से चार्ज जाएगा यूं करके, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी इंडक्टर में वो रिवर्स हो जाएगी। ये होगी, देखो करंट की डायरेक्शन T/2 के बाद रिवर्स। तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगी और इसमें से चार्ज क्या होगा? धीरे धीरे चार्ज क्या होगा? ऐसे जाके ना कम हो जाएगा और फिर चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो चार्ज जीरो हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। फिर क्या है? चार्ज धीरे धीरे बढ़ करके फिर Q नॉट हो जाएगा यहाँ पे और यह माइनस Q नॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक दूसरे में ऑसिलेट होते, इंटर कन्वर्जन होता रहता है।
और इसे ही क्या बोलते हैं, एलसी के ऑसिलेशन, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के पैरेलल सर्किट में ऑसिलेशन बोलते हैं। आप समझ में आई? तो यही होता है एलसी ऑसिलेशन। अब ध्यान से सुनो, अब मैंने आपको इसे समझा दिया, अब मैं आपको इसे मैथमेटिकली बताऊंगा, है ना। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बोर्ड पे देखो, है ना। इफ ए कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर इज चार्ज टू V टू Q नॉट, Q नॉट से चार्ज कर दिया, एंड कनेक्टेड टू अनएनर्जाइज्ड, है ना, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, इंडक्टर से आपने कनेक्ट कर दिया। क्लियर है क्या बात? देन एनर्जी विल oscillate from capacitor to inductor and vice versa. After in particular time interval, sinusoidally, है ना। This is called oscillation in LC circuit। कॉपी करो, फिर मैं इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी आपको लिखवाता हूं। साइनोसॉइडली ऑसिलेट होती रहती है, स्मूथली बढ़ेगी, स्मूथली घटेगी, स्मूथली बढ़ेगी, स्मूथली घटेगी। कर लो फटाफट कॉपी तेजी से। भाई मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया, जिससे कि लिखा रहे हैं आपको। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई जल्दी करो, फास्ट कॉपी। सर। हाँ, तो मान लिया एट टाइम t इंडक्टर पर करंट है I और कैपेसिटर पर चार्ज है Q, है ना। देन यहां से लिखना है, देखो यहां से, तो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हाँ भाई, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, यूसी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और चार्ज कितना है कैपेसिटर का, अरे चार्ज तो है क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c। बात समझ में आ रही है नहीं? ये हो गया चार्ज, दिस इज द यूसी। क्लियर है क्या बात? एंड एनर्जी स्टोर्ड
है ना, 1/2, गुड। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाँ भाई, यूएल कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, क्लियर है क्या बात? तो जो हाफ एल आई स्क्वायर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। आ रही है क्या बात समझ में? ये है। सुनो मेरी बात, जल्दी लिखो पढ़ो। देखो इधर जरा एक बार इस पे ध्यान दो, जो मैक्सिमम करंट थी वो क्या लिखी थी मैंने, Q नॉट इंटू ओमेगा, तो हाफ एल, ये तो इंडक्टर करंट है, एल आई स्क्वायर को क्या लिखूंगा, Q नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बात समझ आ रही है? तो 1/2 एल Q नॉट स्क्वायर, और ओमेगा को पता है क्या लिखते हैं, ओमेगा होता है 1/√LC, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान से देखो, एल से एल कट जाएगा तो ऊपर बचेगा Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गया इंडक्टर की एनर्जी। साइनसोइडली वेरी करेगी नहीं, ये तो मतलब साइन के स्क्वायर नहीं है, कैपेसिटर की एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी दोनों की सेम है, इंडक्टर की हो चाहे कैपेसिटर की हो। C फॉर कैपेसिटर, दिस इज L फॉर इंडक्टर। दोनों की मैक्सिमम एनर्जी क्या है, सेम है। हाँ भाई, अभी रफ में लिख लेना, एक चीज में लिखाऊंगा कि y इक्वल टू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे बनता है, क्लियर है क्या बात? तो पहले भी मैं बता चुका हूं, जो बच्चे बनाते हैं, अगर जो मैं उनसे पूछूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कैसे बनेगा, सोच सकते हो तुम? गलत ही बताओगे। कौन सा सही है आप बताना मेरे को। यूं करके ये क्या ये सही है ग्राफ? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसा बनेगा, क्या दिक्कत है इसमें? भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो बता सकते हैं। शायद गायब हो जाएगा बीच वाला है, कैसे दोबारा बोलो? तो जो सेकंड और फोर्थ ऐसे हैं वो गायब हो जाएंगे। ऐसे करके यूं, देखो चलो मैं टाइम खराब नहीं कर रहा। ये ग्राफ ना मैथ्स में ऐसे बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, है ना, तो ये गलत है ये, है ना। साइन थीटा ये है और साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, तो मैं बताता हूँ, मैं रफ में ही बता रहा हूँ। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से चलता है, यूं करके, ध्यान रखना इस बात का, यूं, सही है ना। ये होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ। ये साइन स्क्वायर एक्स मान लो आप,
इसे sin x मान लो, ये sin स्क्वायर x का ग्राफ ये नहीं होता भाई कि नीचे का लिया ऊपर आ गया। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जबकि आप sin स्क्वायर x को देखोगे तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। आगे बात सुन ले, ये स्मूथली वेरी करता है। यहाँ पे इसकी स्लोप 0 है, ध्यान रखना। यहाँ पर जब आप निकालोगे मैथमेटिकली स्लोप 0 है, तो ये तो बात हो गई sin t। अच्छा, cos ओमेगा t का ग्राफ कैसे होगा भाई? cos ओमेगा t का ग्राफ ऐसे होता है, समझ में आई बात? तो cos स्क्वायर ओमेगा t का ग्राफ कैसे होगा? ध्यान से देखो, वो इस तरीके से होगा। cos स्क्वायर ओमेगा t ऐसे करके यू करके होगा। क्लियर है क्या बात? ये cos स्क्वायर ओमेगा t का बना लो इसे रफ में, दिस इज इन रफ। ग्राफ सही बनाने का मेथड आप अपने मैथ्स वाले सर से पूछ सकते हो, है ना, कि भाई ये आपने तो ऐसे बनाया था, ये तो सर गलत बता रहे हैं, नहीं? ये बात है। तो इसमें कैपेसिटर की एनर्जी देखो और इंडक्टर की एनर्जी देखो। कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी एक दूसरे में ऑसिलेट करेगी। यदि मैं यहां पे लिख लूं UC प्लस UL, कितना आएगा भाई UC प्लस UL? Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t, यानी कि 1, ये कितना हो जाएगा 1 Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, यानी कि टोटल एनर्जी कैपेसिटर प्लस इंडक्टर की एनर्जी का सम टाइम पर निर्भर नहीं करता। ये क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी, और जो कि एक कांस्टेंट है। सही है? अब देखो मैं इसे कैसे बनाऊंगा। मैं यहां से ये साफ करता हूं और ये साफ करता हूं, है ना? इसे आप थोड़ा सा ऐसे साफ कर दे, सही है भाई? और ज्यादा बेटर है तो यूसी को cos स्क्वायर ओमेगा t यहां पे लिख देते हैं अपन, है ना? ये बात हो गई। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। कर लो यार फटाफट। तो देखो अब हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे? थोड़ा सा बड़ा सा ग्राफ बनाना, बड़ा सा। ये तो मैंने छोटे छोटे बना दिए थे। बड़ा सा ग्राफ ऐसे बनाना कि पहले हम साइन का कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। क्लियर है क्या बात? तो कैपेसिटर में ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ऑसिलेट होगी कैपेसिटर की एनर्जी। क्लियर है क्या बात? यू करके। और इंडक्टर की एनर्जी ऐसे वेरी करेगी, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है क्या बात? तो T ये तो हो जाएगा इंडक्टर की एनर्जी, ये हो जाएगा कैपेसिटर की एनर्जी। सही है? तो T इक्वल टू 0 पर जब आप रख के भी देखोगे तो आएगा T इक्वल टू 0 पर इंडक्टर की एनर्जी कितना है? 0। ये किसके लिए है भाई? इंडक्टर। ये वाला ग्राफ किसके लिए है भाई? कैपेसिटर। और T इक्वल टू 0 पर cos 0 मैक्सिमम एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो होगी Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। और इसे मैंने क्या मान लिया था थोड़ी देर के लिए? E नॉट, है ना? क्या मान लिया था अपन ने इसे? E नॉट Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। ये बात है। तो देखो ध्यान से,
पहले कैपेसिटर की एनर्जी धीरे 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 कम होती है ना, धीरे 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 कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। तो जैसे कैपेसिटर की एनर्जी कम होती जाती है, इंडक्टर की एनर्जी बढ़ती जाती है। हेलो, हाँ ऑफिस में हूँ, लेकिन आप वो फ्लैक्स ना मांग लेंगे घर पे आपको। सही है ना बात? हाँ भाई, कोई मेरे को बता सकता है कि साइन कहां गया, साइन कहां गया, कॉस t/2 अरे ये बता दो मेरे को। हाँ भाई, अरे कहाँ गया ये? ये टाइम से कैप्चर छोड़ो, ये आएगा t/4, ध्यान रखना भाई। ये टाइम आएगा t/2, सही है क्या बात? ये टाइम कितना आएगा? t/4 प्लस t/2, 3t/4, और ये आ जाएगा आपका t। समझ में आएगा? तो एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है जैसे, अरे ये सेम वैसे ही है जैसे कि आपने स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं पढ़ा था। स्प्रिंग मास सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो भी ऑसिलेशन सेम ही टाइप का ऑसिलेशन था, तो उसे स्प्रिंग मास ऑसिलेशन बोलते हैं, इसे एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। ये टाइम आएगा t/4, ठीक है? तो मैं एक मैथ्स का क्वेश्चन प्लस इसमें रिवाइज कराता हूं आपको, क्या कि यदि y sin ओमेगा t है तो इसका टाइम पीरियड, अरे और फ्रीक्वेंसी कितना होता है? टाइम पीरियड t, फ्रीक्वेंसी होती है। यदि sin स्क्वायर ओमेगा t है तो टाइम पीरियड कितना होता है? t/2, और फ्रीक्वेंसी होती है 2f। पीरियडिक फंक्शन से अगर जो आपको ध्यान नहीं है तो, या नहीं पता तो समझ लो, मैथ से भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा था। जब एनर्जी निकालते स्प्रिंग की, साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी, टाइम पीरियड t, फ्रीक्वेंसी f। यदि स्क्वायर की बात करें तो टाइम पीरियड t/2, फ्रीक्वेंसी 2f। देख लो चाहे, ये है आपकी कैपेसिटर की एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी t/4 पे 0 हुई और t/2 पर फिर से आ गई, फिर से 0 हुई, फिर से आ गई, तो टाइम पीरियड कितना हुआ भाई? t/2। तो एनर्जी जो ऑसिलेट करती है ना, लिख लो अब इसमें यहां पे, एनर्जी ऑसिलेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन is 2f, या 2 ओमेगा लिख लो, है ना, 2 ओमेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन इज 2 ओमेगा लिख लेते हैं या 2f लिखते हैं ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है।
सेम स्प्रिंग मास सिस्टम में करते थे हम। कर लो बेटा कॉपी फटाफट। एट टी इज इक्वल टू 0। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। सर इसमें कितना कवर करते हो? बस एक चैप्टर और दो दूसरा चैप्टर कौन सा? स्कूल का, जो स्कूल का है। और दूसरा कौन सा? तो वो पढ़ा देंगे। हाँ भाई देखो, t इज इक्वल टू 0 पर सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर में थी। ऐसे करके बड़ा सा चित्र बना लेना भाई थोड़ा। t बराबर 0 पर सारी की सारी एनर्जी, जिसे मैंने टोटल एनर्जी माना था ना, ये आप इसमें लिख लो टोटल एनर्जी। भाई टोटल एनर्जी तो दोनों का सम, ये तो कांस्टेंट है यानी q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। तो यदि इनिशियल चार्ज कितना था इस पे, q नॉट है ना, तो t बराबर 0 पर सारी एनर्जी किसमें थी? सारी एनर्जी कैपेसिटर में थी। क्लियर है क्या बात? या है लिख दो ऐसे। कितनी एनर्जी है भाई? E नॉट। कितनी एनर्जी है? E नॉट। E नॉट का मतलब क्या है? अरे Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, क्योंकि चार्ज इस पे Q नॉट था तो माइनस Q नॉट है। करंट कितनी है t बराबर 0 पर? 0। देख लो चाहे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। एनर्जी कितनी है? अरे यहां लिखा था ना मैंने, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c sin स्क्वायर ओमेगा t, और कैपेसिटर की एनर्जी Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c cos स्क्वायर ओमेगा t। t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर की एनर्जी 0, और t बराबर 0 पर कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम। सही है? तो यहां देखो, तो अभी जो एनर्जी थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और यहां पे एनर्जी कितनी थी? 0। मैं लिख देता हूं, इंडक्टर की एनर्जी थी 0। सही है बात? अब t इज इक्वल टू t/4 यानी 1/4 ऑफ टाइम इंटरवल के बाद यहां पे देखो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो गई? 0। आप यहां रख के देख लो। जब आप यहां भी रख के देखोगे ओमेगा को t/2 और ये रखेंगे t/4। एक का मैं रख के दिखा देता हूं, है ना। तो इंडक्टर की एनर्जी Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c sin स्क्वायर 2π/t, और t की जगह क्या रखेंगे? t/4। तो देखना जरा, ये t से t/2, तो ये आ जाएगी Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, है ना। और कैपेसिटर की एनर्जी भाई इसमें रखो, ये आएगा cos स्क्वायर π/2। कितना होता है? 0। तो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है? 0। सारी की सारी एनर्जी कहां चली गई? इंडक्टर में। कैसे चित्र बनेगा देखो, एक तो एक चित्र बना दिया पहला नंबर का, है ना। दूसरे नंबर का चित्र में सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इंडक्टर में, और इसमें चार्ज कितना हो जाएगा? 0। देख लो चाहे आप चार्ज की इक्वेशन से भी 0, और सारी की सारी एनर्जी इसमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में मैक्सिमम होगी। यहाँ चार्ज कितना होगा इस पे? 0। सारी की सारी एनर्जी कहां जाएगी? E नॉट यहां जाएगी। यहां पे कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। t/4 पर
है ना, T/4। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ये हो गया T/4, 0 T/4। है ना भाई। फिर से देखो जरा T/2, अरे देखो T/2 पर फिर से क्या हो जाएगी एनर्जी, यही बन जाएगा। तो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है एनर्जी, एक दूसरे में एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में थी या मैग्नेटिक फील्ड। कर लो कॉपी। तो दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन, दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, find the time when energy and L and in C are same। चलो पूरे लिख देता हूं, in inductor and capacitor are same। Find the time when energy in inductor and capacitor are same। T/8। वेरी गुड। T/8 क्या रहा था, ये रहा ना। अरे जब एनर्जी कम हो रही है कैपेसिटर की, बढ़ रही है, तो इस पॉइंट पर यानी तुम्हें वैसे भी दिखाई दे जाएगा ये T/8 होगा। देखो बना लेना चित्र में भी T/8 और T/4 प्लस T/8 कितना हो जाएगा 3T/8। फिर ये हो जाएगा आपका 5T/8। आंसर क्या आएगा भाई, T/8, 3T/8, 5T/8 इज द करेक्ट आंसर। इतने समय के बाद एनर्जी बराबर बराबर होती रहेगी, लेकिन ये ऐसे तो आपने चित्र देख के निकाल दिया, समझे ना। कुछ और भी करके निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, ये कह रहा है कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अरे कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी, तो ये क्या होती है, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी इंडक्टर की, Q0 स्क्वायर अपॉन 2C। इंडक्टर क्या लिखेंगे, वो कह रहा है दोनों बराबर हो, तो टाइम बताओ तो कितना हो जाएगा भाई ये, अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई मैथमेटिक्स से, तो सॉल्व कर लेंगे इसे। कोई बता सकता है इसका सॉल्यूशन कितना आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। जब आप सॉल्व करोगे तो ओमेगा टी कितना आता है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 ऐसे करके आता है ना। तब एन की वैल्यू रख लेना आप, एन पाई प्लस माइनस पता नहीं कितना आता है, जो भी आता है मैं भूल गया, खुद ही भूल गया मैं।
tan स्क्वायर थीटा ऐसे करके कुछ आएगा। चलो तो कोई नहीं, एक ये तरीका है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा cos 2 ओमेगा t इक्वल टू 0। तो अब तो हम लिख देंगे इसे, cos 0 कब होता है, cos पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 ऐसे करके। तो 2 ओमेगा t की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो 2 into 2 पाई बाई t है ना, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, इसको 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। हाँ भाई, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, पाई 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 कट जाएगा है ना, तो t की वैल्यू आएगी t बाई 8 दिस इज द आंसर। हाँ भाई, जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। जब कॉपी कर रहे हो तो बोल देना डन सर। फिर किसी को अच्छा टाइमिंग, अरे टाइमिंग तो नहीं हो सकती बेटा, टाइमिंग तो 1:30 ही सही है ना, ये है। चलो भाई, तो मैं और आपसे डिस्कस करता हूं क्वेश्चन एलसी ऑसिलेशन। समझ में आ जाना चाहिए एलसी ऑसिलेशन का मतलब क्या है। एलसी ऑसिलेशन में कैपेसिटर को चार्ज करके एक अनचार्ज इंडक्टर के अक्रॉस लगा दोगे, तो कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में, इंडक्टर की एनर्जी फिर कैपेसिटर में, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। एनर्जी खत्म नहीं, एनर्जी का लॉस नहीं है, क्योंकि इसमें रजिस्टर नहीं है ना। रजिस्टर को क्या मान लिया हमने, जीरो मान लिया। तो जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी का नो लॉस ऑफ एनर्जी, केवल एक दूसरे में कन्वर्जन। सही है बात, ये है। तो ये ऐसे ऐसे होता है एलसी ऑसिलेशन, है ना। इस चित्र को तो बनाए रखता हूं, आपसे सवाल पूछूंगा मैं। ये है कि क्वेश्चन लिख लो, एग्जांपल लिखो। इफ ए कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, इफ कैपेसिटर इज
हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा बताओ। हाँ बताइए। तो if capacitor is fully charged by a battery of EMF E and then connected to an inductor, find the maximum current and maximum energy on इंडक्टर। छोटा सा क्वेश्चन है भाई, कैपेसिटर को चार्ज करके आपने एक इंडक्टर से जोड़ दिया, तो आपको मैक्सिमम करंट बतानी है। तो देखो, जब आपने, अच्छा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी लिख लेना बेटा, जब आपने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया ई से, तो यहां पे क्यू नोट कितना जाएगा, सी इंटू ई, सही है। और फिर क्या करोगे आप, इस फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दोगे, इंडक्टर से। तो क्या होगा, कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में, इंडक्टर की कैपेसिटर में, कैपेसिटर की इंडक्टर में, इंडक्टर, और टाइम पीरियड कितना होगा, T/2, है ना, T/2, और T के बारे में तो हमें पता है। तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, मैक्सिमम करंट तब होगी जब इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब इसमें एनर्जी हो जाएगी 0। तो बेटा इसकी एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर की, ये थी हाफ सी ई स्क्वायर, क्योंकि इसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा था ऐसे, है ना, ऐसे करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा, प्लस माइनस ई। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी कैपेसिटर की, हाफ सी ई स्क्वायर, सही है बात। तो इसमें मैक्सिमम करंट तब फ्लो होगी जब इसमें एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। तो एनर्जी यानी कि कैपेसिटर की एनर्जी इसमें चली जाए, और इसकी एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी, 2 से 2 कट जाएगा, सही है। तो कितना हो जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी भाई इंडक्टर में, जो कैपेसिटर की थी। तो कैपेसिटर में एनर्जी कितनी थी, हाफ सी स्क्वायर। ये एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम, हाफ सी बी स्क्वायर से।